हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणाओं की बात की जा रही थी, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की आपकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। साथ ही आपने मैटर के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। वहीं केमिकल लॉज देखे, अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशन के रासायनिक संयोजन के नियम जो थे, जिनमें आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था, स्थिर अनुपात का नियम, गुणानुपाती सूत्र का नियम आपने बोला, व्युत्क्रमानुपाती नियम आपने पढ़ा, साथ ही गैस का नियम पढ़ा वॉल्यूम के लिए, आयतन के लिए, और एवोगैड्रो का नियम भी पढ़ा। ओके, इसके बाद हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी थी, जिसके आधार पर एटम की संकल्पना रखी गई थी। वो कि डाल्टन ने क्या क्या बताया था एटम के बारे में, वो पढ़ा था। एटॉमिक मास हमने पढ़ा था। ओके, तो इतना होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया था। एवरेज एटॉमिक मास हमने क्या बोला कि जितनी उसकी आपेक्षिक बाहुल्यता होगी उसको क्या कर देंगे, उस जितने भी आइसोटोप्स होंगे ना उसके, उन सब में आपेक्षिक बाहुल्यता को मल्टीप्लाइंग करेंगे उस आइसोटोप के मास से, फिर प्लस करके जो एवरेज आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर मास की बात की थी, तो मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, मॉलिक्यूल आप लोग समझते हैं यानी अणु। अणु क्या था, जो परमाणुओं से मिलकर के बन रहा था। ठीक है, यानी जब एटम्स आपस में किसी न किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, अणु कहा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, आपका H2 का मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ओके, क्या कहा गया, अगर H2 है लिखा हुआ और हमने कहा ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो इसमें कितने आपके दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बॉन्डिंग कर रहे हैं आपस में, और तब आपका एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब हम किसी एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का लेंगे हम। कंपाउंड क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल से, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, तो आपको एक मॉलिक्यूल का मास उसका कैलकुलेट करना होता है। जैसे हम H2O कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं, तो वाटर आपका सपोज ये वाटर है, तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है, H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। यानी इसमें बहुत सारे लाखों अरबों खरबों संख्या में H2O के सेम मॉलिक्यूल क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे, जो वाटर बना रहे हैं। ठीक है, और वो वाटर कुछ भी हो सकता है, आप एक ग्लास मान लो, एक बाल्टी मान लो, कितना भी मान लो, 50 ml 25 ml। ठीक है, उसमें पता नहीं कितने लाखों अरबों खरबों ऐसे ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे होंगे और वो वाटर का कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, उस केस में हम कहते हैं कि इस एक H2O के मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मास बताइए, तो वो मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, जितने इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं, क्या कह रहे हैं, जितने इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का टोटल कर देंगे तो वो उस मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। यानी अगर H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें, ठीक है, mm यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, सारे एटम्स का, तो कितने एटम्स हैं आपके, दो हाइड्रोजन के एटम हैं, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 किस लिए, क्योंकि दो एटम है हाइड्रोजन के। ओके, प्लस उसमें किसका एटॉमिक मास प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 ही है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 1 अप्रॉक्स 1 लेते हैं हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 1 को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। टोटल अब आपका कितना हो जाएगा, 18 U हो जाएगा। ठीक है, इसी को ग्राम में लिख लेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपका बन जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ओके, जैसे आपके पास CO2 है,
ठीक है, NH3 है, C6H12O6 है, ठीक है, CO है आपके पास। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं आपके पास, और इन कंपाउंड्स के आप क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। यानी किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ओके, इतना आपने पढ़ लिया था। देन फॉर्मूला मास की बात की थी। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उन केसेस में आप क्या करते हैं, फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लें, यानी फॉर्मूले के हिसाब से आप उसका मास निकाल लेंगे। ओके, देन मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की बात की थी। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से आ रहा था, जहां पर हमने बात की मास की, ठीक है, मास की बात की। गिवन मास जो था उसका, उसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो आपका कौन बताता है, मोल कॉन्सेप्ट बताता है, या मोल संकल्पना उसकी बात करती है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर 50 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है, तो ये 50 ग्राम क्या है, मास है। ठीक है, वाटर लिया है, तो वाटर आपका क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड, और कंपाउंड आपका किससे मिलकर के बना होता है, मॉलिक्यूल यानी अणुओं से मिलकर के बना होता है, अणुओं से मिलकर के बन रहा है। तो यानी अब आप क्या कहेंगे, कितने अणु इस 50 ग्राम पानी में उपस्थित हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इस 50 ग्राम पानी में कितने अणु उपस्थित हैं, आपने उन कणों की संख्या, ठीक है, और कौन से कण है, कंपाउंड के केस में वो कण मॉलिक्यूल है यानी कि अणु है। ठीक है, तो उन कणों की संख्या को आपने कैलकुलेट करना है, गिनना है, काउंट करना है और उनको बताना है। अब आप कहेंगे कि पानी तो हमें क्लियर दिख रहा है, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो हम उनको काउंट कैसे करेंगे, तो हम उनको काउंट नहीं करते, उनको गिवन मास से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और तब हमें क्या पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस 50 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट। ओके, तो हम जिस एटम की कल्पना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि उसका साइज कितना है, एटम बहुत छोटा था, उससे बनकर मिलकर के बनने वाला जो आपका मॉलिक्यूल है वो भी बहुत छोटा है। तो यानी इस मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। तो अगर हम 50 ग्राम पानी की बात भी कर रहे हैं, तो उसमें कई लाख, कई अरब, कई खरब के बराबर क्या होंगे, कण उपस्थित होंगे इस H2O के। ओके, तो ये आपका मास हो गया, और दूसरा हमने क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, और यही आपका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आपको मास दिया गया है किसी भी कंपाउंड का, तो आप बता सकते हैं, कंपाउंड या एलिमेंट, इस केस में कंपाउंड हो गया, H2O के केस में हो सकता है किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, और उस एलिमेंट का मास आपको पता है, गिवन मास की आपको इतने ग्राम वो एलिमेंट दिया गया है, मास की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ग्राम में आपको बताया गया है कि इतने ग्राम है या किलोग्राम है, जो भी है, तो वो मास अगर आपको पता है, तो आप उस मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि कंपाउंड के लिए क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड आपका, यौगिक आपका अणुओं से यानी मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, वहीं एलिमेंट के केस में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि आपका एलिमेंट यानी तत्व जो है वो परमाणु यानी एटम से मिलकर के बनता है। ओके, तो ये रिलेशन बताता है मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। और आप क्या कहेंगे कि अगर आपको कंपाउंड का मास दिया गया है, तो उसमें कितने अणु प्रेजेंट हैं वो आप बता सकते हैं। अगर आपको एलिमेंट का मास दिया गया है, तो वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बन रहा है वो आप उसमें बता सकते हैं। यही आपका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है। और यहीं से किसकी खोज हुई, आपके एवोगैड्रो नंबर की खोज हुई, जो कि क्या है, आपका 1 मोल की वैल्यू बताता है। तो 1 मोल वहां पर आपका क्या हो जाता है, 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाता है कि आपका कार्बन 12 को यहाँ पर स्टैंडर्ड लिया गया, और कार्बन 12 यानी कार्बन का जो 12 परमाणु भार वाला, एटॉमिक मास वाला क्या होगा, जो आपका आइसोटोप होगा, समस्थानिक। कार्बन के अलग अलग समस्थानिक पाए जाते हैं आइसोटोप्स, यानी जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, सबका 6 होगा, लेकिन जो उनका क्या होगा, आपका एटॉमिक मास होगा वो सबका अलग अलग होगा। तो जो C12 वाला होता है, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, 12 होगा, उसके 12 ग्राम में, ठीक है,
C12 के 12 ग्राम जब लिया जाएगा, उस 12 ग्राम में जितने पार्टिकल क्या हो गए इसके केस में, एटम्स हो गए, जितने पार्टिकल या एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर उसको कहा जाएगा। तो वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ओके, यानी एक मोल अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर मोल। ओके, सॉरी एटम्स पर मोल, एटम्स पर मोल क्या बता रहे हैं आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहे हैं ना, मोल्स का नंबर बता रहे हैं आपकी कितनी संख्याएं वहां पर परमाणुओं की होगी, किसमें 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर एक एटम के लिए उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं 1 मोल बता सकते हैं, यानी जो उसके एक एटम का किसी भी एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा, जिसको आप यू में लिख रहे थे, उसको आप ग्राम में लिख दीजिए एंड देन आप कहेंगे कि ये ग्राम में जो आपका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल के इक्वल है। जैसे हाइड्रोजन के लिए आपका कितना है 1 यू आता था, तो उसको आप 1 जी लिख देंगे ग्राम, और ये क्या होगा आपको 1 मोल की MOL 1 MOL की वैल्यू बताएगा, ठीक है। या आप क्या कह रहे हैं कार्बन के लिए आपका कितना आता है 12 यू आप लिखते हैं तो 12 ग्राम, तो 12 ग्राम क्या हो गया 1 मोल हो गया इसका। ऑक्सीजन के लिए आपका कितना आता है 16 यू, तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए आपका कितना आता है 14 यू, तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम, ये 1 मोल हो जाएगा। तो यानी जब आपको 1 मोल हाइड्रोजन कहा जाएगा उसका मतलब क्या है 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 यू हाइड्रोजन। ओके, जब आपको 1 मोल कार्बन कहा जाएगा दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, 1 मोल ऑक्सीजन कहा जाएगा दैट मीन्स 16 ग्राम और 16 यू ऑफ ऑक्सीजन, और जब आपको 1 मोल नाइट्रोजन कहा जाएगा दैट मीन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 14 यू ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या होगा 1 मोल हो गया, और 1 मोल को डिफाइन कैसे किया गया है कि कार्बन 12 यानी कार्बन का 12वां समस्थानिक लिया गया है, कितना 12 ग्राम के बराबर, और उस 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है, उस 12 ग्राम C12 में, C12 उसका नाम है, ठीक है, कार्बन का 12वां समस्थानिक यानी जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, उस C12 का क्या लिया गया है 12 ग्राम लिया गया है, और उस 12 ग्राम में जितनी संख्या में कण उपस्थित होंगे, क्योंकि वो 12 ग्राम कार्बन कुछ ना कुछ कणों से तो मिलकर के बना हुआ है। मेरे को सपोज कोल दे दो, कोयला दे दो, कोयला क्या है कार्बन की एक फॉर्म है, 12 ग्राम कोयला आप मुझे वे करके तोल करके दे दो, ठीक है। अब मुझे उस 12 ग्राम कार्बन में देखना है कि इसमें कितने कण हैं, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कोयले के। ओके, यानी जब मैं कार्बन की बात कर रही हूँ वो क्या है तत्व, और तत्व किससे मिलकर के बना होता है परमाणुओं से यानी एटम से। तो मुझे उस 12 ग्राम कोल में नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं, यानी कितनी संख्या में परमाणु वहां पर कार्बन के उपस्थित है, कोयले के उपस्थित है, वो मुझे गिनने हैं, वो मुझे पता करना है। और वो 12 ग्राम जो कार्बन है उसमें हम कह रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। 1 मोल की बात कर रहे हैं तो इतने एटम्स होंगे, यानी 23 प्लेसेस इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, कितनी बड़ी संख्या आपको मिलेगी, यानी इतने सारे लाखों अरबों खरबों की बात नहीं है, उससे भी बहुत ज्यादा संख्या में उस 12 ग्राम कोयले में क्या होंगे कार्बन के पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे। ओके, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपका 1 मोल क्या है, सिंपल 1 मोल क्या होता है, कार्बन 12 का समस्थानिक ले लो, उसका 12 ग्राम ले लो, 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट है वो आपका क्या है 1 मोल हो जाएगा। ओके, इसी वैल्यू को जो है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 आया, सबसे पहले एवोगैड्रो ने इसे दिया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर या कांस्टेंट भी कहा जाता है।
ओके, और इसको डिनोट करते हैं, इसके लिए सिंबल आता है Na। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। ओके, चलिए अब बात आती है मोलर द्रव्यमान की, मोलर मास की। यहाँ पर आपका क्या आया था, मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, उसके बाद मोलर मासेस। अब जो आपने वो एक मोल निकाला है ना, उस मोल का जो मास होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। ओके, मोलर मास क्या हो जाएगा, जो आपका एटॉमिक मास था, ठीक है, या आपने क्या बोला था जिसे मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, या जिसे आपने क्या कहा था, फॉर्मूला मास कहा था आयनिक कंपाउंड के केस में। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, जो भी मास है किसी का भी, वो इन ग्राम्स, जब आप ग्राम्स में उसे क्या करोगे, व्यक्त करेंगे, तो वही आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ओके, जैसे H2O के केस में आपने क्या कहा था, 18U, तो इसको मैं 18 ग्राम पर मोल लिख रही हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। ओके, दिस इज मोलर मास ऑफ H2O, 18 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का जो वेट कितना है आपका, एक मोल पानी की बात कर रहे हैं तो वो कितना है, 18 ग्राम होगा। ओके, तो ये आपका मोलर मास हो जाता है। तो इससे पहले मैंने जितने आपको एलिमेंट्स दिखाए थे, जब मैंने ग्राम में उनका क्या बताया था, एटॉमिक मास बताया था, जैसे कार्बन के लिए 12G आ रहा था, 12 ग्राम आ रहा था, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम आ रहा था, नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम आ रहा था, आपका आयरन के लिए 56 ग्राम आएगा, और हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम आ रहा था। तो वो सब क्या हो जाएगा, मोलर मास कहलाएगा, किसका, उस एलिमेंट का। और कंपाउंड के केस में आप कंपाउंड का मोलर मास बताएंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए आप जो फॉर्मूला मास होगा उसमें ग्राम ऐड कर दीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो यानी सिंपली आपने क्या किया, जो 1 मोल का उसका मास था उसको आपने ग्राम में व्यक्त कर दिया, तो वो मोलर मास हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड। ओके, चलिए अब आपका आता है इंपीरिकल फॉर्मूला और फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका जो क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होते हैं किसी भी चीज के। ठीक है, एक तरफ मैं MF लिख देती हूँ, एक तरफ मैं EF लिख देती हूँ। किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला होता क्या है, आपके पास किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और उसको आप क्या करते हैं, उसके सिंपल अनुपात के रूप में सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं जब, तो वो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला बन जाता है। कैसे, जैसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ इथेन का। ठीक है, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, इथ लिखा है तो 2 कार्बन होंगे, एन का मतलब क्या है कि सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे दोनों कार्बन चारों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाता है इथेन। इस जो इथेन के लिए जो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है, इसको आप इसकी यूनिट्स में तोड़ेंगे। यूनिट्स में तोड़ने का मतलब क्या है, यह C2H6 कितने टाइप की सिंपल यूनिट से मिलकर के बन सकता है, यानी इस रेशियो को आप सिंप्लीफाई करोगे। रेशियो क्या है आपका, 2:6 का रेशियो है, 2:6 का रेशियो है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो 1:3 का रेशियो यहाँ पर आ जाता है, 1:3 का। तो जब इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो इथेन के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला का वैल्यू क्या हो जाएगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, यानी इथेन के का इंपीरिकल फॉर्मूला C1H3 या CH3 आप बोल दें। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को उसके
सिंपल अनुपात के रूप में तोड़ दिया है, ठीक है, या आपने उसको और सरलीकृत कर दिया है। कब? और वो सरलीकृत करने पर आप क्या करेंगे, जो आपको अनुपात मिल रहा होगा ना वो होल नंबर्स में मिलेगा, पूर्ण संख्याओं के रूप में। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1:3 का रेशियो आया है तो मैं इसको और सिंपल कर देता हूं तो ये पॉइंट्स में आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं पॉइंट्स में वैल्यू निकाल देता हूं। तो पॉइंट्स में नहीं निकालने, या दशमलव के रूप में या फिर आप फ्रैक्शंस के रूप में उसका अनुपात नहीं लेंगे। फ्रैक्शन जो आपका अनुपात आएगा वो कैसा आएगा, होल नंबर्स के रूप में आएगा। 1:3 का रेशियो आया, 1 और 3 का अनुपात आया, और दोनों कैसे थे, होल नंबर्स में थे, पूर्ण संख्याओं के रूप में थे। किसी भी प्रकार का डेसिमल यानी दशमलव यहाँ नहीं था। या किसी भी प्रकार का दशमलव यहाँ नहीं था, या किसी भी प्रकार से यहाँ पर फ्रैक्शन आपको नहीं दिख रही है रेशियो। तो कैसा हो गया, होल नंबर्स में आपको मिल रहा है, तो ये CH3 आपको यूनिट मिल गई। तो आप क्या कहेंगे, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, और जब इंपीरिकल फॉर्मूले की बात होगी तो वो क्या हो गया, CH3 हो गया। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और इंपीरिकल फॉर्मूले में आपको एक रिलेशन देखने को मिलता है। वो रिलेशन क्या होता है, जब आपने CH3 की बात की तो CH3 में आपके 1 कार्बन था और 3 क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आप इस CH3 को मल्टीप्लाई कर दें किसी संख्या से तो आपको दोबारा C2H6 मिल जाता है। आप बोलेंगे मिल जाता है मैम, हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोबारा C2, 2 1 2 C2 और 2 3 6 यानी C2H6 हमें दोबारा मिल गया, ठीक है। तो यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका MF इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 2 × EF हो गया। इस केस में 2 को गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे अगर इथेन के इंपीरिकल फॉर्मूले को, तो वो किस में बदल जाएगा, आपका इथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बदल जाएगा। यहाँ पर आपने कहा, ठीक है, क्या किया आपने, इथेन का जो इंपीरिकल फॉर्मूला था ये CH3, ये इंपीरिकल फॉर्मूला था CH3, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इस पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई किया और आपको इथेन का क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन 2 से आप किसके केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इथेन के केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ मॉलिक्यूल या कंपाउंड चेंज होता है तो उस केस में आपका ये 2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कहीं पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहीं पर आप 4 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, n × EF लिख सकते हैं, यानी ये n क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा सिंपल। दैट मे बी 1 2 3 4 जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका वो इंपीरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n × इंपीरिकल फॉर्मूला, और आप कह सकते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय n। यानी अगर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप n से डिवाइड कर देंगे तो आपको इंपीरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर आपने 2 से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 हो गया, 2 3 6, तो 1:3 का रेशियो आया। दैट मीन्स कार्बन 1 है और हाइड्रोजन आपकी कितनी है, 3 है, और उसका मतलब क्या है कि CH3 आपका क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, ये आपका सिर्फ फॉर्मूले के लिए है। अभी जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम मास पे आते हैं, वेट पे आते हैं। ओके, चलिए अभी बात करेंगे इसके मास। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का, दूसरा है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। इथेन का कितना हो जाएगा आपका, C2 यानी कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 12 × 2 क्या है आपके एटम है कार्बन के, तो 2 हो जाएगा × 2। ओके, उसमें प्लस करेंगे क्या, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को,
तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6, 6 इंटू 1, 1 इंटू 6 आप यहाँ पे कर दोगे, यानी 1 आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और 6 एटम यहाँ पर इंगेज है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आपने क्या किया, कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिया और 2 उसके एटम से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो गया? 24 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 30U आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम इंपीरिकल वेट लेते हैं या इंपीरिकल मास लेते हैं CH3 के केस में। तो अभी इंपीरिकल मास हमारा इथेन का ही निकल रहा है, लेकिन इंपीरिकल फॉर्मूले के टर्म्स में निकालेंगे, यानी फॉर्मूला क्या है? CH3। तो आपका कार्बन का मास 12 प्लस आप क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 और कितने एटम इंगेज है? 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 यानी 50। ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन देखो, ये भी यू में आ जाएगा आपका। इन दोनों में क्या रिलेशन है आपका? इंपीरिकल फॉर्मूले, इंपीरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। यानी अगर आप इस इंपीरिकल वेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और वो 2 आपका कहाँ से आया था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और इंपीरिकल फॉर्मूले की वैल्यू से आया था, जहां पर आपने बोला था कि अगर हम इस CH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये C2H6 मिल जाएगा। तो जिस रेशियो में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला जुड़ा हुआ होता है, उसी फॉर्मूले में आपका इंपीरिकल मास या इंपीरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट भी जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर आप इस 15 को अभी उसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 13U आ जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो मास आया है, मॉलिक्यूलर मास, वो आपको दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला क्या निकल के आता है? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल वेट। तो आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं? अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट से आप इंपीरिकल वेट निकाल सकते हैं जब आपको पता है N कितने। ठीक है, दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो वहां से आप इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो आप इंपीरिकल वेट भी निकाल सकते हैं। ओके, या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ओके, सिंपली चूंकि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तब तो आप सारी चीजें निकाल लेंगे। हमारे पास सिर्फ इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था तो हमने उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में उसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर मास निकालना इजी है, इंपीरिकल फॉर्मूला है तो इंपीरिकल मास निकालना भी इजी है। इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी इजी है क्योंकि हमें दोनों का रिलेशन पता है आपस में। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला होता क्या है? एन इंपीरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपल whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different type of atom present in a molecule of a compound. ठीक है, क्या समझ में आया? जैसे इथेन के केस में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C2H6। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर बताता है कि उसमें किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे उसने इथेन में हमें पता है 2 कार्बन होते हैं हमेशा, ठीक है, जहां पे इथ आता है मतलब 2 कार्बन होंगे कंपाउंड में। तो आपके कार्बन के कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए इथ। एन आपको बता रहा है कि सिंगल बॉन्डेड होंगे कार्बन चारों तरफ से, तो आपको तीन हाइड्रोजन दोनों कार्बन में जुड़ जाएंगे, टोटल 6 हो गए। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है? एग्जैक्ट नंबर बता रहा है एटम्स के सारे एलिमेंट के। तो कार्बन के 2 एटम हो गए, हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए, एग्जैक्ट बता रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वहीं इंपीरिकल फॉर्मूला क्या करता है? इनको सिंपलेस्ट हो जो आपका होल नंबर रेशियो है उसमें कन्वर्ट कर देता है एटम्स के। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल देगा 2:6 का, वो कितना हो गया? 1:3 हो गया। उसकी टर्म में जब आप फॉर्मूले को लिख देते हो तो वो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला बन जाता है। ओके, देन if the mass percent of various element present in a compound is known, its empirical formula can be determined. Molecular formula can further be obtained if the molar mass is known.
तो इस तरह से अगर आपको मोलर मास पता है तो आप उससे क्या निकाल लेंगे, आपका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, या सॉरी मोलर मास पता है तो मॉलिक्यूलर मास तो ऑब्वियसली निकाल लेंगे क्योंकि उसको यू में ही कन्वर्ट करना है आपको, तो आप वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन किसी की पता है वो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता है किसी की तो वहां से आप इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ओके, जल्दी से इसको पूरा नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। एक चलिए होमवर्क में आपको एक मॉलिक्यूल दे रही हूँ C6H12O6। क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है। इसके लिए आपने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास या वेट जो आपका है वही, ठीक है, और एम्पिरिकल मास ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे। ये सारा आपको होमवर्क में करना है। ओके, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के। तो होपफुली बच्चों आज के सेशन में आपको मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास या फॉर्मूला दोनों समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूले, एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप परसेंटेज कंपोजिशन को और अच्छे से समझेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, और इसी के साथ ही ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।